हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरी प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज को फाइंड आउट किया गया मिल्केन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैथोड रे की कैसे डिस्कवरी हुई, फिर E/m चार्ज निकाला गया जे थॉम्सन के थ्रू, वो बताया गया, हमने एक्सप्लेन किया है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे निकलता है हमने इसको भी फाइंड आउट किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन ये उठता था कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम आयरन की रॉड पर हाथ लगा रहे हैं या किसी मेटल को हम टच कर रहे हैं तो हमें तो करंट नहीं लग रहा है, और ये सब मेटल के एटम के बने हुए होते हैं। अगर ये चार्जेबल होते तो हम सिंपल मेटल को किसी को भी टच करते तो पक्के में हमें एनकाउंटर होना पड़ता, शॉक लगता अपन को, किंतु ऐसा नहीं होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे होते हैं। खैर, सबसे पहले जो मैं आपको मैंने बताया था कि जे थॉम्सन ने कैथोड रे की डिस्कवरी करी। एक्चुअली कैथोड रे की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने नहीं करी थी, कैथोड रे की डिस्कवरी करी थी पुलकर ने, जो कि जर्मन का साइंटिस्ट था। पुलकर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी करी थी। आप इसका नाम याद रखिएगा, पुलकर। कब? 1869 में। किंतु पुलकर के साथ एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था विल्हेम जॉन विल्हेम। ये दोनों जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहीं जे थॉम्सन नहीं हो ऑप्शन में तो आप इनको भी प्रेफर करिएगा। किंतु जे थॉम्सन को इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि इन्होंने केवल बताया था कि ऐसी कोई एक रेज निकलती है, किंतु जे थॉम्सन ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी को बताया और बताया कि ये नेगेटिव रेज हैं, इसलिए जे थॉम्सन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। पर ये आ जाए तो इनको भी दे सकते हैं। खैर, अभी जे थॉम्सन ने अभी इसकी स्टडी नहीं करी थी, पर पुलकर ने और विल्हेम ने जो हमें इसके बारे में बता दिया कि एक रे निकलती जो नेगेटिव होती है, जबकि डाल्टन का कहना था कि एटम न्यूट्रल होते हैं। तब एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था 1886 में, जबकि जे थॉम्सन ने इन कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो 1897 में बताई थी। अब वो बाद में अपन देख रहे हैं, पहले हम बात करें गोल्डस्टाइन की। गोल्डस्टाइन, ये गोल्डस्टाइन था जिसने देखा कि अगर नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है तो क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तो कुछ पॉजिटिव ही निकलना चाहिए। गोल्डस्टाइन ने, जैसे मैंने आपको बताया कि फेराडे ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई और पुलकर ने और विल्हेम ने इसकी स्टडी करी और रेस को पता लगा दिया कि कोई नेगेटिव रेस निकल रही है, क्योंकि इन्होंने यहां पर एक छोटा सा क्या लगाया था, एनोड लगाया था। किसने? अपन अभी, अब मैं जे थॉम्सन नहीं बोलूंगा, अब मैं पुलकर बोलूंगा। और यहां पर कैथोड लगाया था नेगेटिव चार्ज का। तब रेस यहां से निकल रही थी और यहां पर सकिंग पंप था, सकिंग पंप, और यहां पर हाई वोल्टेज लगा दिया था, हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी थी और देखा कि रेस निकलनी है। किंतु डिटेल स्टडी अलग अलग गैस से लेके जे थॉम्सन ने किया, इसलिए उसको क्रेडिट जा रहा होता है। अब गोल्डस्टाइन ने लगा कि यहां से कोई नेगेटिव रेस निकल रही है, तो कैसे निकल रही होगी, वो एक्चुअली पुलकर के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट करना चाह रहा था। मतलब वो सर्च नहीं करना चाह रहा था, वो रिसर्च करना चाह रहा था। रिसर्च करने के लिए, सर्च नहीं, रिसर्च, डिस्कवर नहीं, रीडिस्कवर जिसको कह सकते हैं, रिसर्च करना चाह रहा था। तो उसने क्या करा, यहां पर तो उसको
एक एल्युमिनियम की प्लेट थी, वो लगा दी इसमें कि भाई ये मैं एनोड के रूप में लगा दे रहा हूं। किंतु ऐसा कहा जाता है कि उसको अपनी लैब में एनोड के लिए तो प्लेट एल्युमिनियम की मिल गई, किंतु कैथोड की नहीं मिल रही थी। तो उसने क्या करा, वॉश बेसिन में उस समय एल्युमिनियम का या कॉपर का मेटल यूज किया जाता था, आजकल तो स्टील का यूज किया जाता है। उसने क्या करा, वॉश बेसिन का जहां से पानी निकलता है उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स वाला वॉश बेसिन की बड़ी प्लेट थी, तो उतनी बड़ी प्लेट को यूं लेके लगा दी, ढेर सारे परफोरेटेड प्लेट इसमें लगा दी। किसमें? कैथोड में लगा दी। और उसने ऐसा एक्सपेक्टेशन किया कि भाई इसमें अब हाई वोल्टेज का जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो ये जैकेट यहां से बना मैं, हाई वोल्टेज का जैसे ही मैं करंट उसने पास किया और प्रेशर को रिड्यूस किया तो क्या होने लगा, इसमें से जो पुलकर ने एक्सपेरिमेंट किया था या जे थॉम्सन ने जिसकी स्टडी करी थी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। यहां से नेगेटिव पार्टिकल्स जा रहे थे और वो इस साइड इकट्ठे हो रहे थे एनोड के पीछे, जिसको कैथोड रे कहा गया। किंतु गोल्डस्टाइन के लिए एक सरप्राइज था। वो सरप्राइज क्या था, उसने देखा कि इस साइड कुछ पार्टिकल्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस साइड कुछ पार्टिकल्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने क्या करा, यहां पर एक स्क्रीन लगा दी। और मैं आपको बता चुका हूं कि उस समय जो स्क्रीन लगाई जा रही थी वो जिंक सल्फाइड की लगाई जा रही थी, जो कि फ्लोरेसेंस का काम कर रही थी, फ्लोरेसेंस का काम कर रही थी, यानी कि चमक पैदा कर रही थी। गोल्डस्टाइन ने और क्या देखा कि इस जो फ्लोरेसेंस की प्लेट थी और यहां पर भी एक लगा देते, सपोज जिंक सल्फाइड की एक प्लेट यहां भी लगा दी। ये एक्चुअली ये कर क्या रहा है, एक्चुअली ये पुलकर के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट कर रहा है 1886 में। यहां पर जो प्लेट लगी थी, स्क्रीन लगी थी जिंक सल्फाइड की व्हाइट कलर की, उसमें बहुत छोटे मीन्स यूं समझ लो इससे भी कई गुना छोटे, जो मैंने तो बता दिया आपको, इससे कई गुना छोटे ब्लैक स्पॉट होते हुए देख रहे थे। प्रेशर को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए तो रेड ग्लो के साथ चमकते हुए यहां दिखाई दे रहे थे। किंतु एक नया नजारा भी देखा जा रहा था। इसके यहां भी जो स्क्रीन लगाई गई थी इस साइड, तो देखा तो कुछ ना कुछ जा रहा है, तो इस स्क्रीन पे जो पोर्स दिखाई दे रहे थे वो काफी बड़े थे, काफी बड़े। अगर हम हाइड्रोजन गैस को मान लेते कि हाइड्रोजन गैस रखी गई, तो हाइड्रोजन गैस में ये जो पार्टी यहां पर जो बन रहा था पोर स्पॉट ब्लैक, इसके कंपैरिजन में इस साइड कैथोड को पार करके, ये कैथोड के छेदों को पार करके ये इस साइड जा रहे थे पोर को, और ये स्पोर थे वो 1836 टाइम किससे, इसके कंपैरिजन में बड़े थे। अब मैं इसको मास के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं बड़े, पर ये बड़े थे। मान लेते कि इतने बड़े थे ताकि आपको याद रहे, बड़े स्पोर दिखाई दिए। बस गोल्डस्टीन ने यहीं पर कंक्लूजन निकाला कि कोई और रे निकल रही है जो इस छेदों में से, इसको केनेल का, केनल मतलब केनाल यानी कि नहर वगैरह रहती है वहां से, तो क्या इस केनाल से ये एक और रे निकल रही है, इसलिए इस रे का नाम केनाल रे रख दिया। अब केनाल रे नाम तो दे दिया और फिर इसकी स्टडी की गई। इस तरीके से यह पता चला कि एक गैस में से केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलते, कोई एक और पॉजिटिव आयन भी निकलता है, और इस तरीके से इसका केनेल रे, और क्योंकि ये एनोड से निकल रही है इसलिए इसका नाम एनोड रे भी रखा गया, एनोड रे। अब इनके
मैं इसको थोड़ा रब करने जा रहा हूं, एनोड रे रखेंगे। जब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई, अब थोड़ा आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं एक पहले बात बता दूं, उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, फिर प्रॉपर्टी के बारे में अपन देखते हैं। क्या हुआ कि उसके बाद जो जे थॉमसन ने इसके ऊपर जो स्टडी करी थी, हम उसके बारे में वापस आ रहे हैं। यहां जो गैस भरी हुई थी, इस गैस में जैसे हाइड्रोजन गैस भरी, तो केवल एक जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन केवल इस गैस से नहीं निकल रहे, दो जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। एक तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहे थे उसके इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन गैस से या हाइड्रोजन से टकरा रहे थे, उन्होंने हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जैसे ही निकला, यानी कि किसी भी गैस का सैंपल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो उसके ऊपर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन दो जगह से आ रहे थे कैथोड रे में, एक तो कैथोड से और दूसरा जो इसमें गैस का सैंपल भरा गया और वो गैस आयनाइज हुई उसके आयन से, दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। याद रखिएगा ये बात है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, कैथोड से भी आने वाले, गैस के एटम से भी निकलने वाले, और वो एनोड की ओर जाने लगे। किंतु ये जो पॉजिटिव आयन बचा, पॉजिटिव आयन, ये क्यों पॉजिटिव बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज था वो बच गया, और वही पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाने लगा। इस तरीके से इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी है। अब इसके कैरेक्टर क्या क्या है, वो इस तरीके से क्या है कि गोल्डस्टाइन ने कैनल रे और दूसरा पॉजिटिव रे यानी कि एनोड रे की डिस्कवरी करी। अब क्या होगा, इसमें जो ये बना, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका डिफ्लेक्शन होता है। किंतु ये मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी डिफ्लेक्शन होता है वो कैथोड रे के जस्ट ऑपोजिट हो रहा था। दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है इसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी है। मतलब अगर हम इसको रख देते हैं व्हील को, लाइटर व्हील को इसके पाथ में रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये भी लाइटर व्हील को मूव कर देता है, इस तरीके से मूव कर देता है। इस तरीके से बाकी इनकी पेनिट्रेशन की पावर देखें तो इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और इस तरीके से इसकी सारी प्रॉपर्टी कैथोड रे की प्रॉपर्टी से ही मैच खा रही थी। किंतु कुछ प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, जैसे इनके ऊपर जो चार्ज को फाइंड आउट किया गया, तो चार्ज भी इसके ऊपर पूरा उतना ही था जितना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। इनके ऊपर भी था, किंतु चार्ज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, उसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव। दूसरी बात, E/m का रेशो, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसका जो E/m का रेशो है कैथोड रे का, वो इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन में चाहे कोई भी गैस ले लो, कोई भी सैंपल ले लो, उसका रेशो था 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी में, और 8 लिख दूंगा तो ग्राम में आ जाएगा। सबके लिए इतना था। किंतु इसके लिए अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग था, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग था। जैसे
हमने अगर हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के लिए 1.8 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, प्रोटॉन के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए E/m का रेशो, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब ये वाला तो चाहे कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो, सबके लिए सेम आएगा। किंतु इसके लिए सबके लिए सेम नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे ये हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का अलग आएगा, कैल्शियम का अलग आएगा, हीलियम का अलग आएगा, और क्लोरीन का अलग आएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों, मैं इसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर जो रेशो होता है E/m, तो चार्ज तो सबके लिए ठीक है, किंतु m के ऊपर डिपेंड करता है। और m कैसे? जैसे अगर हाइड्रोजन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये एक निकल जाता है, तो ये हुआ प्रोटॉन, ये एक प्रकार से आयन हुआ, इसका अपना मास होता है। और इसके कंपैरिजन में हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तब इसका मास, तो इसके मास से और इसके मास में तो डिफरेंस है बहुत ज्यादा। तो डिफरेंस, मास जितना डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर नीचे इसके मास रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? चेंज आएगा। और एक बात और ध्यान से सुनने की है कि जितना लाइटर होगा, जैसे हाइड्रोजन सबसे लाइटर है, तो जितना लाइटर होगा उतना E/m की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर नीचे वैल्यू कम हुई तो ऊपर वैल्यू नेचुरली ज्यादा आ जाएगी, उसको डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगी। तो कहने का मीनिंग यह है कि m की वैल्यू यानी जो हल्का, जितना भी आयन हल्का होगा या पॉजिटिव पार्टिकल जितना हल्का होगा उसका उतना ज्यादा E/m का वैल्यू आएगा। ठीक है ना? जैसे अगर हम ऐसा एग्जाम में दे दिया जाता है, ऐसा करके इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, E/m किसका ज्यादा होगा फॉर पॉजिटिव, ऐसा विच वन इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ E/m। अब इसमें क्या देगा? जैसे आपको दिया अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, या ऐसा दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें किसका ज्यादा होगा? क्या? E/m का रेशो। तो देखो, सबसे या सीक्वेंस जमाने के लिए बोल दिया जाए तो भी आप समझ सकते हो। मैंने कहा जिसका मास ज्यादा हो, तो ये जो अल्फा का मास होता है वो हीलियम के एक एटम के बराबर होता है, अल्फा का। और मतलब अब हीलियम जो रहता है हाइड्रोजन का डबल रहता है लगभग। दूसरा रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और उससे कम यूं कर देता हूं प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? E/m, वो इलेक्ट्रॉन की आएगी। क्लियर? इन तीनों चारों में से। ऐसे ही आयन को बना के दे सकता है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा इसको यूं कर दूं, जैसे दूसरा क्वेश्चन सेकंड करके दूं। आयन का दे दे कैल्शियम, हाइड्रोजन और सपोज क्लोरीन और फ्लोरीन। अब कह के इसको सीक्वेंस में जमाइए, E/m का सीक्वेंस क्या होगा? तो कैसे अपन जमाएंगे? सबसे कम किसका? हाइड्रोजन का है मास, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। उसके बाद फ्लोरीन की वैल्यू, उसके बाद फ्लोरीन की ज्यादा होगी। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड की होगी, ठीक है ना? उसके बाद कैल्शियम की। सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? कैल्शियम की। क्यों? मैंने आपको बताया कि मास, अगर E/m मास के बारे में बात की रही है, जितना ज्यादा मास होगा उसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू उतनी कम आएगी। तो इस सीक्वेंस में इसको जमा दिया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, और हमने भी प्रोटॉन, और उसके बाद इस तरीके से इनकी कंक्लूजन पे पहुंचा गया और देखा गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो गोल्डस्टाइन ने ही इसका नाम प्रोटॉन दिया है। प्रोटॉन नाम क्यों दिया? क्योंकि प्रोटो का मतलब होता है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव।
और टॉन जो है ना पार्टिकल से लिया जाता है, पार्टिकल्स। इस तरीके से प्रोटॉन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन से भी पहले, मतलब हाइड्रोजन से भी इसका कम हो तो भैया हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है प्लस और ये निकाल देता है, तो हाइड्रोजन से भी जो पहले आ जाए तो उसको प्रोटो आयन, प्रोटॉन नाम दे दिया गया। इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद जे थॉम्सन अपना एक मॉडल देगा जिसको जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो मैं जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल के से पहले मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बता दूंगा। उसके बाद हम जे थॉम्सन के, चलो न्यूट्रॉन की नहीं बताएंगे, पहले जे थॉम्सन के मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।